बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाब। अस्सलामु अलैकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैडमैन, जो कि खलील जबरान की जानिब से लिखा गया नावल है, जो कि पैराबल्स की शक्ल में उसमें लिखा है। सबसे पहले तो माजरत के काफ़ी ऐसे से सब कह रहे थे मैडमैन लिखने के बारे में। इंस्टा पे बच्चों ने डीएम भी किए कि मैडमैन पे वीडियो बना दे, तो मैं खुद भी बनाना चाह रही थी, इतना इंतज़ार नहीं करवाना चाह रही थी, लेकिन कुछ वजूहत भी बना पर नहीं बना पाई। इंशाल्लाह आज जो है इसके अंदर हम थोड़ा डिटेल में खलील जबरान के नावल को, उसके थीम्स क्या उसने पैराबल्स के अंदर यूज़ किया, उसने क्या राइटिंग टेक्निक, क्या राइटिंग स्टाइल अपनाया है, और पैराबल्स को भी हम देखेंगे कि किस तरह आपने उनको स्टडी करना है, रीड आउट करना है। हम टेक्स्ट नहीं पढ़ पाएंगे तमाम पैराबल्स की, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगी कि आपने किस तरह उनके अंदर से मेन थीम मॉरल लेसन निकालना है, ताकि आप फिर उसको कोट कर सकें उसके थीम्स और स्टाइल और टेक्निक्स के अंदर। सबसे पहले हम अगर खलील जबरान की बायोग्राफी को थोड़ा सा देख लें ताकि उसके वर्क को समझने में हमें मदद मिल जाए, तो वो लेबनान में पैदा हुआ था और लेकिन न्यूयॉर्क में उसने अपनी ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी, वहीं पे उसने वफ़ात पाई। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश थी कि लेबनान में उसे दफनाया जाए, तो वो फिर उसे लेबनान में ही दफनाया गया। उसका जो क्लेम टू फेम था वो 1923 का नावल द प्रॉफिट था, जिसको तकरीबन 100 ज़ुबानों में उसको तर्जमा किया गया, और जिसने अरबिक और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में वो लिखता था। और दुनिया में जो उसकी क्लेम टू फेम, जैसे मैंने पहले बताया, वो तो द प्रॉफिट नावल था, लेकिन अरबिक जो वर्ड है उसमें उसने बाकी वर्क्स भी लिखे और वो एक हीरो की तरह जाना जाता था। उसने अपनी लाइफ में बहुत सफरिंग्स देखी। फैमिली के लिहाज से उसकी वालदा, उसके भाई बहन की जल्दी डेथ हो गई कैंसर और टीबी की वजह से, और उसकी खुद की भी डेथ 48 ईयर्स एज में टीबी की वजह से हो गई। तो वो कहता है कि अपनी लाइफ में सफरिंग्स की वजह से उसने बहुत जल्दी मैच्योर हो गया, बहुत जल्दी वाइस हो गया, यानी कि अपनी ज़िंदगी की जो मुश्किलात और आजमाइशें हैं उसने उसे बहुत जल्दी मैच्योर कर दिया और दुनिया की हकीकतों से उसे रोशनास करा दिया, जो कि हम उसके पैराबल्स में देखते हैं कि उसने कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। एक जो बेकन है, फ्रांसिस बेकन, उसका मैंने देखा था कि उसने अपने एसेस के अंदर बड़े अच्छे तरीके से सोसाइटी को रियलिस्टिकली डिपिक्ट किया, और उसने, हम कहते हैं यार ये हर उसका जो ऐसे पढ़ा उसमें यही लगता था कि वो हमारे बारे में बात कर रहा है। अच्छा, अगर फ्रेंडशिप पे है तो ये भी इसमें कहीं ना कहीं तो हम भी हैं, मतलब हमारे एस्पेक्ट को भी बयान करें। अगर पेरेंट्स का चिल्ड्रन का रिलेशनशिप है उसमें भी, वाइफ और हस्बैंड का बता रहे हैं तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं खुद को देखते हैं कि हाँ ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो बड़ी एक रियलिस्टिक, बड़ी एक ब्रॉड सी, यूनिवर्सल सी उसकी अप्रोच थी। सेम इज़ द केस विद खलील जबरान। उसने भी बड़े अच्छे तरीके से मैडमैन में अपने पैराबल्स के अंदर जो है वो बयान किया कि हम उसके हर पैराबल के अंदर से एक मॉरल लेसन हमें मिलता है और फिर हम उसके साथ रिलेट कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले हम इसके पैराबल्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपने इसको किस तरह स्टडी करना है, और किस शुरू के कुछ पैराबल्स में मैं आपको बता देती हूँ कि उसने किस तरह क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। फिर हम इसके थीम्स और इंशाल्लाह स्टाइल को डिस्कस करेंगे। पहला उसका जो पैराबल है वो है हाउ आई बिकेम मैडमैन। तो सबसे पहले हमें मैडमैन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो सोशल कन्वेंशंस और नॉर्म्स, ही मे बी राइट इन हिज एक्शंस। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैडमैन की डेफिनेशन क्या है, तो आप ये कहेंगे कि कोई ऐसा बंदा जिसको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, और जो जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो, और जिसको फिर मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाए, ऐसे ही बंदा मैडमैन, पागल और दुनिया से आरी समझा जाता है। लेकिन मैडमैन हर उस शख्स को हम कहेंगे जो कि सोसाइटी के नाम्स, कन्वेंशंस, कल्चर को फॉलो नहीं करता, और चाहे वो अपने करने में राइट हो, चाहे जो वो काम कर रहा है वो ठीक हो। ज़रूरी नहीं कि सोसाइटी जो काम कर रही है वो ठीक है, जो उसने नाम्स बनाए हैं, जो उसने रवायात बनाई हुई हैं वो ठीक है, लेकिन हो सकता है वो अकेला शख्स जो उनको फॉलो नहीं कर रहा वो ठीक हो। लेकिन अगर वो फॉलो नहीं करेगा, जहाँ तमाम लोग जा रहे हैं पागलों की तरह, अगर वो उनके पीछे कुएं में छलांग नहीं लगाएगा, तो बाकी तमाम लोग मिलकर इसको कहेंगे मैडमैन। तो वो कहता है कि मैं मैडमैन किस तरह बना, और मैंने ये जो सोसाइटी के नाम्स हैं, जिसके जो कन्वेंशंस हैं और जिसके मॉरल्स हैं, उनको फॉलो करने से अगर इनकार कर दिया तो मैं मैडमैन कहलाया। हाउ आई बिकेम अ मैडमैन। थीम ऑफ मास्क को उसने बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज़ किया है। अगर हम साथ साथ इनको डिस्कस करते जाएँ, ले जाएँ कि हर शख्स ने एक मास्क पहना हुआ है, हर शख्स की एक पर्सनल आइडेंटिटी है जो कि उसने दूसरे से छुपाई हुई है। हम अपना आप दूसरों के सामने वो करके पेश करते हैं जो हम बेहतरीन है, हमारा जो बेहतरीन सेल्फ है हम दूसरे के सामने पेश करेंगे, और हमारी जो हमारे अंदर जो गुस्सा है, हमारे अंदर जो बुरी चीज़ें हैं, हमारे अंदर जो दूसरों के लिए हसद है, जेलसी है और बाकी जो बुराइयां हैं, उनको हम छुपा के रखेंगे, और हम एक बहुत ही अच्छा मास्क अपने ऊपर चढ़ा के पेश करेंगे जिससे लोग हमारी बड़ी वाह वाह करें। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं होता। हर शख्स का जो एक अंदर है, जो उसके मास्क उतारे तो जो उसका रियल निकलता है वो एक मैड मैन का सा है। वो जो है वो उसकी रियल सेल्फ है जो कि कोई भी दूसरा नहीं देख पाता।
अगर हम गॉड के हवाले से बात करें तो इसके अंदर वो खुद क्रिश्चियन था, लेकिन उसने तमाम रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया। उसने जुडाइज़म, बुद्धिज़्म, इस्लाम सबको स्टडी किया और उसके हवाले से बात भी की कि वो सबको प्रेज़ करता है और सबको एक जो है वो यूनिटी और लव और ब्रदरहुड का मैसेज कन्वे करना चाहिए। इस हवाले से वो कहता है, यू आर माई ब्रदर एंड आई लव यू व्हेन यू प्रोस्ट्रेट योर सेल्फ इन योर मास्क, यानी कि इस्लाम की बात करते हैं। नील इन योर चर्च, यानी कि वो क्रिश्चियनिटी की बात करता है। प्रे इन योर सिनेगॉग, यानी कि जूस जो अपने वर्शिप करते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप, उसकी बात करते हैं। कहते हैं यू एंड आई आर सन ऑफ वन फेथ द स्पिरिट। तो वो कहते हैं कि हम एक ही चीज़ की बात करते हैं कि देयर इज़ वन गॉड एंड हु इज़ रूलिंग दिस यूनिवर्स एंड ऑल दैट टाइप, जो कि तमाम रिलीजन में एक जो कॉमन चीज़ है कि वो मानते हैं कि समवन इज़ रूलिंग दिस वर्ल्ड एंड समवन इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि वो जो एक चीज़ है हम सब में कॉमन है कि कोई एक स्पिरिट है जो सबकी चला रही है। और फिर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और बाकी जो किसी न किसी जो है वो प्रॉफिट पे बिलीव रखते हैं, वो ये भी मानते हैं कि हज़रत आदम की औलाद है सब। तो वो उस हवाले से कहते हैं कि हमें यूनिटी पाई जाती है, हम एक ही इंसानियत के दो जो है वो लेके चलने वाले हैं। तो इस हवाले से वो तमाम गॉड के अंदर वो तमाम बात करते हैं कि गॉड को उसने कहाँ पाया, कौन से रिलीजन में, कौन से तरीके में अपनाया। वो कहते हैं कहीं नहीं उसने गॉड को पाया। आखिर पे कंक्लूजन पे वे पहुंचता है जहाँ पे जाके उसने अपने नफ्स पे जब काबू पा लिया, उसने अपने सेल्फ जो सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ पे हासिल की, जब अपने उसने नफ्स पे काबू पा लिया और उन लगवियात और ख्वाहिशात को छोड़ दिया जो कि हमारे नफ्स को उबारती हैं और हमारी जो है वो गलत तरीके से ख्वाहिशात तकमील करने की हमें अप्रोच देती हैं। माई फ्रेंड के अंदर वो कहते हैं कि नो वन कैन अंडरस्टैंड योर ट्रू इमोशंस, दिल दरिया समंदरों डूंगे कौन दिलानिया जाने हो। तो वो कहते हैं कि हर कोई, हम किसी को नहीं जान सकते। जो दोस्त एक दूसरे के साथ उसकी हर बात पे एग्री करते हैं, हाँ यार तुम ठीक कह रही हो, वो गलत कह रहा था, या तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो दोस्त होते हैं वो हर बात पर एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे होते, लेकिन अपनी दोस्ती को बरकरार रखने के लिए और वो शुगल मेले के अंदर एक दूसरे से एग्री कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल डिसएग्री कर रहे होते हैं एक दूसरे से। हमारे टीचर्स कहते हैं, हमारे जब टेस्ट वगैरह होते हैं और या फिर एग्ज़ाम, तो वो कहते हैं कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो सबसे ज़्यादा जेलस होगा या सबसे ज़्यादा कंसर्न होगा कि उसके मार्क्स कहीं उससे ज़्यादा आपने मार्क्स तो नहीं ले लिए, कहीं आपका टेस्ट या आपकी अप्रिसिएशन उससे ज़्यादा तो नहीं होगी। और अगर कोई मतलब आपकी अप्रिसिएशन ज़्यादा होगी तो सबसे ज़्यादा जो जेलस आपसे होगा वो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। और हम देखते हैं कि जो कंपटीशन इंसान का होता है वो भी हमेशा फ्रेंड्स के साथ ही होता है कि अच्छा उसके बारे में क्या रिमार्क्स दिए गए। तो वो कहता है कि माई फ्रेंड के अंदर भी यही कहता है कि हम फ्रेंड्स तो कहते हैं कि एक दूसरे का हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन अंदर में एक सेल्फ डिसेप्शन पाई जाती है, हमने एक अच्छाई का मास्क चढ़ाया हुआ है, असल में हम ऐसे नहीं हैं। 10 स्केयरक्रो में जो खेतों में लगाई गई पुतलियाँ उसके बारे में बात करता है। इसमें वो रिलेशनशिप बिटवीन एन एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग फिगर के बारे में बात करता है, फ़िलासफ़ी के बारे में बात करता है कि इट इज़ ईजी टू फील इन अदर्स पेन एंड टू फॉलो दिस पेन। द स्लीप वॉकर्स के अंदर एक माँ और एक बेटी की बात करता है कि दोनों जो हैं वो सो रही हैं और वो ख्वाब देखती हैं। बेटी कहती है कि ये बूढ़ी हो चुकी है और ख़ुद तो जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी उसने एंजॉय कर लिया, अब मेरी दफ़ा आई है तो मुझ पर पाबंदियाँ लगाती हैं। और माँ कहती है जी कि सारी मेरी जवानी ये खा गई, ना तो मैं अपनी जवानी में कुछ कर पाई अच्छा, ना कुछ देख पाई जो मेरी उम्र थी, और अब जो है अब भी मुझे इसी को लुक आफ्टर करना पड़े, मैं अपनी लाइफ नहीं जी पाती। तो वो फिर जब उठती हैं ख्वाब से तो दोनों एक दूसरे को प्यार करती हैं, माँ बेटी। जैसे हम लोग आपस में पेरेंट्स के साथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता, लेकिन कहते हैं उनके अंदर जो है ना ये उन्होंने अच्छाई का मास्क चढ़ाया हुआ है, अंदर से दोनों ही एक दूसरे से तंग है। बेटी ये कह रही है कि मतलब मुझे फ्रीडम नहीं दे रही, और अक्सर देखा गया है कि जो औलाद है वो माँ बाप को कहती है कि हमें जीने दें, आपको क्या पता, आपको आजकल के तरीकों का नहीं पता, भाई हमें पता है कि ये सोसाइटी कैसी है, इसके अंदर कैसे सर्वाइव करना है, आपने तो अपनी लाइफ गुजार ली, अब हमें नहीं गुजारने दे रहे। और पेरेंट्स भी अक्सर कह रहे होते हैं कि मेरी जवानी और मेरा जो तमाम एक चार्मिंग एज थी वो तो मैंने अपनी औलाद पे लगा दिया, अब औलाद मुझे वापस कुछ रिटर्न नहीं कर रही। तो ये जो चीज़ें हैं हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं जो कि लेकिन मानता कोई भी नहीं है। द स्लीप वॉकर्स के अंदर उसने बयान कर दिया इसको। द वाइज डॉग के अंदर वो बात करता है कि हर एक शख्स का अपना एक वे और अपना एक पर्पज़ ऑफ दुआ है, और हर शख्स के लिए किसी के लिए कोई छोटी सी चीज़ अहमियत नहीं रखती। अब हमारे लिए जो दाने वगैरह यहाँ पे गिरे होते हैं बाजरे के या किसी भी किस्म के, वो अहमियत नहीं रखते, लेकिन परिंदों के लिए वो रखते हैं। वो गंज जो पड़ा होता है बाहर वो मुर्गियों के लिए अहमियत रखता है, लेकिन हमारे लिए नहीं रखता। वो कहते हैं हर शख्स का अपना एक वे ऑफ हर शख्स का अपना एक पर्पज़ है दुआ का, किसी के लिए कोई चीज़ मायने रखती है और किसी के लिए नहीं रखती। तो उस हवाले से वो बात करता है। द टू हर्मिट्स के अंदर वो बात करता है सोशल जस्टिस की। वो कहता है कि जस्टिस जो है ना वो कितने बुरे तरीके से डिटोरियरेट हो रहा है इस सोसाइटी के अंदर। कहता है कि दो
रिलीजियस लोग हैं जो कि दुनिया से आ रही होकर पहाड़ी की चोटी पे चले गए और वो आप सोचते हैं एक जंगल है और एक कोल्ड है, और जो जंगल है कहता है कि अब हमें ना अलग हो जाना चाहिए और हमारी जो चीज़ें हैं वो बांट लेनी चाहिए। तो उनके पास एक मिट्टी सा प्याला होता है, वो कहता है जो जंगल होता है वो कहता है इसको हमने तोड़ना है, या मतलब इसको हमने बांटना है आपस में क्योंकि हम दोनों की चीज़ है। और वो जो बूढ़ा कहता है कि अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे भाई, अगर टूट गया तो ना तुम्हारे ये काम करेगा ना मेरे काम करेंगे, ऐसा करो तुम ले लो। कहते हैं मैं क्यों ले लूँ, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं ले सकता। वो कहता है अच्छा फिर ऐसा करो पूरा मुझे दे दो। वो कहता है तुम्हें क्यों पूरा दूँ, मैं अपना हिस्सा छोड़ भी नहीं सकता। अब वो करता ये है कि वो कहता है इसको तोड़ दें, जब वो तोड़ देता है तो ना इसके काम का रहता है ना उसके काम का रहता है। बात ये इससे हमें मैसेज ये मिला कि सोशल जस्टिस नहीं है, इक्वलिटी के नाम पे जस्टिस किया जा रहा है लेकिन वो जस्टिस नहीं है एक्चुअली। वो तो दोनों साइड की जो है वो नाकामी है और दोनों साइड को उसमें कुछ नहीं मिल रहा। तो वो जो जस्टिस कोर्ट्स हैं उनको इस हवाले से तवज्जो देनी चाहिए। ऑन गिविंग एंड टेकिंग में बात ये करते हैं कि जो है वो क्राइस्ट की वालिदा आती है एक शख्स के पास और उससे कहती हैं कि मुझे कोई सुई धागा दे दो, मेरे बच्चे की मतलब शर्ट जो है वो फट गई है और मैंने उसको सिलाई करना है। जिसमें कहते हैं कि मेरे पास कोई जो है वो सुई धागा नहीं है, लेकिन वो शख्स उसको सुई धागा तो नहीं देता, हालांकि उसके पास होता है, लेकिन वो उसको एडवाइस जरूर देता है कि लोगों का ख्याल रखना चाहिए, लोगों को के काम आना चाहिए, ये बहुत अच्छा अमल है। तो वो ये कहते हैं कि तुमने खुद तो उसके काम आई नहीं और खुद तुमने उसको कुछ दिया नहीं, लेकिन उसको एडवाइस ज़रूर कर रहे हो कि नहीं तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि शो योर लेसन थ्रू योर एक्शन नॉट लेक्चर, यानी कि अपने जो एक्शन है उसके ज़रिए से लेसन प्रेस करो अपने, यानी कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत ना पड़े। एंड दिस इज़ अबाउट इस्लाम। अगर हम थोड़ी सी इस हवाले से बात कर लें तो इस्लाम भी यही कहता है कि आप करके दिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर चीज़ को अमली तौर पे करके दिखाया, वो अमली नमूना है तमाम मुसलमानों के लिए। और उन्होंने ऐसा ही कोई बात नहीं है जो सिर्फ बोली हो और खुद उस पर इम्प्लीमेंट ना किया हो, जिसका ऑर्डर जारी कर दिया और खुद उस पर इम्प्लीमेंट करके ना दिखाया। वो दुनिया की हर शख्स, चाहे वो एक स्टेट चलाने वाला शख्स है, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, एक बाप है, एक भाई है, अपने एक शोहर है, हर एक शख्स के लिए बेहतरीन नमूना, एक जज है, एक मौलवी है, हर शख्स के लिए वो बेहतरीन नमूना है। उन्होंने एक्शन करके दिखाया। तो वो कहते हैं कि गिविंग एंड टेकिंग के अंदर एग्जाम्पल वो ये सेट करना चाह रहे हैं कि जब आप कुछ भी करते हैं तो आपको ये आप अपना मैसेज दे देते हैं, आपको लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं होती। ही हु कैन डू ही कैन नॉट टीच, यानी कि वो शख्स जो कुछ कर सकता है वो टीच नहीं करता, वो करता है, करके दिखाता है और फिर दूसरे उससे खुद ब खुद सीख लेते हैं। द सेवन स्लीव्स के अंदर वो द सेवन सेल्फ्स के अंदर वो बात करते हैं हर एक सेल्फ की, यानी कि पेन की, जाय की, हेट्रेड एंड डिस्ट्रक्टिवनेस की, उसके बाद यानी कि तमाम सेल्फ के बारे में बात करते हैं। हर सेल्फ कुछ ना कुछ कर रही है और वो कहती है कि मेरे पास ये तो है, ये नहीं है, और ये पर है तो ये नहीं है। जो लास्ट है वो कहती है मैं बिल्कुल फारिग हूँ और मैं जो है वो बोर हो चुकी हूँ। उसके बाद वार के बारे में बात करता है, वार के ऊपर द फॉक्स के अंदर बात करता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट परसेप्शंस। मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी हो गया है। इससे आपको अगर अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह इनको स्टडी करना है, किस तरह इनके अंदर से मीनिंग निकालना है। 2 लाइन्स के भी उसने दैट्स द फॉक्स है पैराबल्स दिए हैं और उनके अंदर वो एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, बात कन्वे करना चाह रहे हैं, और अगले पैराबल्स को आपने खुद रीड आउट करना है और इनके अंदर से मैसेज निकालने की कोशिश करनी है। तकरीबन हाफ जो पैराबल्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दी हैं। अब हमने इसके स्टाइल को भी डिस्कस करना है और थीम्स को भी डिस्कस करना है, तो वरना ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपने आइडिया हो गया होगा आपको कि किस तरह आपने पैराबल्स को रीड आउट करना है और इसके अंदर से खुद मीनिंग निकालनी है। इसका मटीरियल इंटरनेट पे ज़्यादा मौजूद नहीं है, तो इनको मैंने भी खुद रीड आउट किया और हर एक के अंदर से मीनिंग निकालने की कोशिश की है अपनी परसेप्शन के मुताबिक। तो ये हो सकता है कि आप उसका जो मीनिंग निकालें वो डिफरेंट थोड़ा बनता हो किसी दूसरे से, तो आपने अपनी परसेप्शन के मुताबिक उसको लेना है। जैसे बचपन में हम मॉरल स्टोरीज़ पढ़ते थे तो हम उसके अंदर से मॉरल लेसन निकालते थे, 2-3 मॉरल लेसन निकाल लेते थे, तो वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर से किस तरह मॉरल लेसन निकालते हैं। अब अगर हम उसकी स्टाइल की बात करें तो हम देखते हैं पैराबल्स के अंदर भी हमने देखा कि उसने बड़ा एक सिंपल सा स्टाइल रखा है। उसने कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स नहीं यूज़ किए, उसने इंग्लिश के सिंपल वर्ड्स, सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाले वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि एक ले मैन अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन उसके अंदर मैसेज उसने बहुत ज़्यादा गहरा दिया, आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। अच्छा 2 लाइन का द फॉक्स और बाकी जो स्टोरीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, बंदे को समझ नहीं आती हैं उसने कहना क्या था इसमें, तो आपको बहुत ज़्यादा गहराई में जाना पड़ता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसका मकसद क्या था बात कहने का और उसने इसके अंदर क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश किया या क्या थॉट प्रेजेंट करने की कोशिश की है। कुछ ऐसे उसके पैराबल्स हैं जिसके अंदर सिर्फ जैसे आजकल हम कोर्स पढ़ते हैं बस ऐसे ही कुछ मोटिवेशन के, कुछ फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के, कुछ दुनिया में कामयाब होने के, कुछ जो है वो प्यार में
धोखे के, तो वो जो तमाम कोर्स हैं उस तरह की कोई चीज़ भी हमें इसके पैराबल्स के अंदर से मिल सकती है। सेकंड जो चीज़ है उसके स्टाइल के अंदर उसने पोइटिक प्रोज स्टाइल इस्तेमाल किया, यानी कि लिखा उसने इन पैराबल्स को प्रोज की शक्ल में है, लेकिन उसके अंदर एक पोइटिक टच हमें नज़र आता है, एक पोइटिक फ्लो हमें नज़र आता है। उसकी अरेंजमेंट प्रोज की शक्ल में हुई है, लेकिन पोइटिक फ्लो ऑफ इमेजिनेशन और आइडियाज़ हमें इसके अंदर नज़र आता है। यानी कि जब इसको हम पढ़ रहे होते हैं हमें लगता है हम पोइट्री पढ़े हैं, लेकिन वो प्रोज की शक्ल में लिखा होता है। एक और इम्पॉर्टेंट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि उसने जो डायलॉग्स इस्तेमाल किए हैं वो ड्रामेटिक हैं, यानी कि ड्रामेटिक और नरेटिव स्टाइल उसने इस्तेमाल किया। यानी कि कुछ पैराबल्स हैं जिसको उसने कहानी की शक्ल में बयान किया, कुछ है जिसको उसने डायलॉग शक्ल में इस्तेमाल किया। सिचुएशनल और वर्बल आयरनी उसने इस्तेमाल किया। जैसे जो उसका पैराबल है फ्रेंड के हवाले से हमने बात की कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं जानता होता और एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट ख्यालात रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि जी हम एक दूसरे जैसे ही ख्यालात रखते हैं। माई फ्रेंड दो आर नॉट माई फ्रेंड बट हाउ शैल आई मेक दी अंडरस्टैंड, कहते तुम मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल भी मेरे दोस्त नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। यानी कि हम दोनों दोस्त नहीं हैं, हम बस ज़रूरत के तहत टाइम पास एक दूसरे के साथ हैं। द स्केयर क्रो के अंदर वो बात करता है कि यानी कि दो जो क्रो हैं वो एक हेड के नीचे जो है वो अपना घोंसला बना रहे हैं। इरोनिकली उसने बताया गिविंग एंड टेकिंग की हमने बात की, तो उसके अंदर भी आयरनी उसने प्रेजेंट किया कि चीज़ दी तो है नहीं लेकिन लेक्चर दे दिया। और एक और जो उसका है टर्जनेस, यानी कि बहुत थोड़े अल्फाज में बहुत बड़ा मतलब बयान कर देना, इसको हम उर्दू में कहते हैं जामे होना। यानी कि बहुत थोड़े से अल्फाज में बहुत छोटे से जुमले में चीज़ को बहुत खोल के बयान कर देना और बहुत उसका एक डीप मीनिंग फ्राहम कर देना। अगर हम उसकी थीम्स की बात करें, ये स्टाइल्स को आप मज़ीद एक्सपेंड कर लेंगे, उसके अंदर मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडियाज़ उसने इसके अंदर प्रेजेंट किए हैं। अगर हम इसके थीम्स की जल्दी से बात कर लें तो फर्स्ट जो मैडनेस का थीम है उसने इसके अंदर प्रेजेंट किया। वो कहता है कि हम जो बिहेव करते हैं सोसाइटी के अंदर वो स्टैब्लिश नॉर्म्स, स्टैब्लिश जो कन्वेंशनल आइडियाज़ हैं उनसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और फिर जब हम ऐसा करते हैं तो हमको मैडमैन कह दिया जाता है। हालांकि जो सोसाइटी के नाम से ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे हों और उनको फॉलो करना एक अच्छी बात हो। उसके अंदर उसने थीम ऑफ मास्क रिप्रेजेंट किया, जिसके अंदर बहुत सारे पैराबल्स को आप कोट कर सकते हैं। आपने जब उसके स्टाइल की बात कर रहे हो फिर भी उसके अंदर पैराबल्स को कोट करना है, जब आप उसने थीम्स की बात करना है तब भी पैराबल्स को कोट करना है और बताना है कि इस पैराबल को इस थीम के साथ हम बयान कर सकते हैं। थीम ऑफ मास्क के अंदर वो बात करता है कि जो हमने अपने ऊपर एक मास्क चढ़ाए हुए हैं, अगर हम इन मास्क को रिमूव कर दें तो सोसाइटी तो हम एक्सेप्ट ना कर पाए, और जो शख्स अपने ऊपर से मास्क को रिमूव कर देता है उसको हम जो है वो कह देते हैं कि ये मैडमैन है, ये तो पागल है, इसका तो दिमाग नहीं काम करता। हालांकि वो हमारी ही चीज़ों को बयान कर रहा होता है और हमें वो चीज़ें बुरी लग रही होती हैं। यानी कि वो कहते हैं कि हम अंदर से भरे हुए हैं ग्रीड और जेलसी और एंगर और हेट्रेड और सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए, लेकिन हम वो बाहर शो नहीं कराते। हम बाहर बड़े सच्चे सवितरे बन के आते हैं और अपने ऊपर मास्क चढ़ा लेते हैं, और अगर हम के ऊपर से, मैंने पहले भी जैसे कहा कि मास्क उतर जाए तो हमारी जो मैडनेस है वो सामने आके रह जाए और लोग हमें कहेंगे कि नहीं ये तो मैडमैन है। हालांकि हर शख्स अंदर से वैसा ही होता है। ब्लाइंड एंड अनरीजनेबल जस्टिस, जिसके हवाले से हम द टू हर्मिट्स की बात कर सकते हैं कि ये जो अनरीजनेबल जस्टिस की बात की गई है, जस्टिस के नाम पे जो है वो दोनों का ही इस्तेहसाल किया जा रहा है, दोनों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उस हवाले से हम इसको देखते हैं। और उसके बाद द न्यू प्लेयर के अंदर जो रिलीजननेस है, रिलीजन की न्यू आइडियाज़ को उसके अंदर मर्ज ही नहीं होने दे रहे प्रीस्ट और जो मौलवी हजरात हैं, उसके हवाले से बात करता है। डिफीट को इसके अंदर लेके आता है, जिसके अंदर सेल्फ नॉलेज की बात वो करता है। तो ये तमाम इस हवाले से हम देख सकते हैं कि उसके थीम्स थे कुछ, उसके स्टाइल को हमने डिस्कस किया, पैराबल्स को किस तरह रीड आउट करेंगे ये हमने डिस्कस किया। वीडियो को हम थोड़ा और लंबा कर सकते थे लेकिन अजान का टाइम हो गया, तो अब हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।